नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। हिंदू में देखो आज एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़ा जो आर्टिकल है ये तो देखो अफगानिस्तान से संबंधित है। अफगानिस्तान का इशू हम पिछले 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं। पॉइंट्स रिपीट ही हो रहे हैं, नए पॉइंट्स नहीं हैं। इसके बाद यहाँ आर्टिकल है फ्यूजिटिव्स यानी भगोड़ों को ट्रैक करने से संबंधित। इसे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन जिस आर्टिकल को हम सबसे ज़्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे है वो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित। ये इशू काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है और हिंदू ने इस पर आर्टिकल कवर नहीं किया है। तो बिजनेस लाइन जो हिंदू की सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस लाइन का इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, उसको हम आज की अपनी डिस्कशन में शामिल करेंगे। वैसे ये जो इशू है ना, यहाँ पे क्या सिर्फ एक चुने हुए विधायक को ही चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए? उत्तराखंड में आपने देखा होगा, वहाँ के सीएम ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि वो विधायक नहीं बन सके। कोविड के चलते इलेक्शन हो नहीं पाया, 6 महीने के अंदर अंदर विधायक बनना जरूरी है, नहीं बन सके तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि ये जो आर्टिकल है ना इंटरव्यू की फॉर्म में है, तो पॉइंट्स कंपाइल करने में टाइम लगेगा। तो आज इसके पॉइंट्स कंपाइल करके कल हम ये इशू डिस्कस करेंगे। क्या सिर्फ एक चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव को ही सीएम होना चाहिए या फिर कोई पर्सन विधायक ना होते हुए भी सीएम बन सकता है? ऐसा प्रोविजन हमें लाने की आवश्यकता है। अभी एक क्वेश्चन जो आपको अटेम्प्ट करना है वो देख लीजिए। एक्सप्लेन द रोल दैट फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस प्ले टू रिजोल्व द डिस्ट्रेस ऑफ फार्मर्स इन इंडिया। हमारे देश में किसानों का डिस्ट्रेस सोल्व करने के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या रोल प्ले कर सकती हैं, ये आपको एक्सप्लेन करना है। और क्या और किया जा सकता है इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे इस आर्टिकल के डिस्कशन में। देखो, आज के समय में जो फार्मर्स हैं काफ़ी तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिस वजह से उनका इनकम लेवल नहीं बढ़ पा रहा है। अगर कुछ मेजर चैलेंजेस की बात करें, इनपुट कॉस्ट जो है यानी खेती करने पर जो खर्चा है वो एक तरफ इंक्रीज हो रहा है, दूसरी तरफ किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम नहीं मिल पा रहे हैं। फर्टिलाइजर्स महंगा हुआ है, डीएपी पे तो सरकार ने सब्सिडी दे दी, हमने आर्टिकल भी डिस्कस किया था, लेकिन काफ़ी सारे और भी फर्टिलाइजर्स हैं जो महंगे हुए हैं, पेस्टिसाइड्स महंगे हुए हैं। इसके बाद पुअर इकोनॉमी ऑफ द स्केल। देखो, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड काफ़ी ज़्यादा हुआ है। अभी ज़्यादातर हमारे देश में जो किसान हैं छोटे किसान हैं या फिर मंझले किसान हैं जिनके पास थोड़ा थोड़ा लैंड है। अब उस छोटे से लैंड पर खेती की जाती है ना, तो देखो बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जा सकता और सामान भी जो खरीदना पड़ता है वो थोड़ा थोड़ा खरीदना पड़ता है। फर्टिलाइज़र थोड़ा खरीदा, दूसरी चीज़ें थोड़ी, बीज थोड़े खरीदे। अब थोड़ा थोड़ा आप सामान खरीदोगे तो आपको महंगा मिलेगा ना। अगर इकोनॉमी ऑफ द स्केल हो यानी ज़्यादा ही आप सामान खरीदो और ज़्यादा ही आप अपनी पैदावार बेचो तो किसानों को ज़्यादा फायदा होगा। तो इन सब समस्याओं का देखो एक समाधान हो सकता है। क्या? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए किसी गांव में 5 किसान हैं, A, B, C, D, E। ये 5 किसान मिल के एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम रखा जाता है रामगढ़ व्हीट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। रामगढ़ इनके गांव का नाम था, तो अपने गांव के नाम पर इन्होंने रामगढ़ व्हीट प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन नाम रख दिया अपनी कंपनी का। देखो, अब ये जो कंपनी है वो इन 5 किसानों की तरफ से इनपुट को परचेज करती है। पहले सारे जो किसान थे वो अलग अलग फर्टिलाइजर परचेज कर रहे थे, लेकिन अब ये कंपनी इन 5 की तरफ से किसी शॉपकीपर से डील करती है डायरेक्टली। तो ज़्यादा सामान अब ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खरीदेगी तो इन्हें सस्ता मिलेगा। और वीट की जो प्रोड्यूस है वो भी देखो इस कंपनी के द्वारा बेची जाएगी डायरेक्टली, तो बार्गेनिंग पावर इस कंपनी की बढ़ेगी। अगर देखो इंडिविजुअल किसान बेचता वो वीट अपनी पैदावार को तो उसकी बार्गेनिंग पावर कम होती, उसको उसकी फसल के उचित दाम मिलते। लेकिन 5 की तरफ से ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी तो बेहतर दाम दिलवा पाएगी इन 5 किसानों को वीट के। तो यही है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट। एग्जाम्पल में तो देखो हमने सिर्फ 5 किसानों की बात की। जब हजारों किसान एक साथ आएंगे, इस प्रकार की कंपनी बनाएंगे,
या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन देखो कितना फ़ायदा किसानों का करवा सकती है, ना सिर्फ इनपुट लेवल पे बल्कि आउटपुट लेवल पे भी। अगर देखो कुछ फीचर्स की हम बात करें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, ये देखो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मतलब मर्जी होती है किसानों की ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें या फिर ना करें। इस प्रकार की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस सबके लिए ओपन होती हैं। एक ही आइडेंटिटी होनी चाहिए, क्या? किसान, फार्मर। ना धर्म मैटर करता है, ना जाति मैटर करती है, ना जेंडर मैटर करता है, ना रेस मैटर करती है, ना एथनिक ग्रुप मैटर करता है। देखो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस अपने मेंबर्स को यानी किसानों को एजुकेशन देती हैं खेती के बारे में, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर मिलके अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, मैनेजर चुनते हैं, ताकि पूरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को रन किया जा सके। ये देखो कंसेप्ट गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों में काफ़ी सफल हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स सामने आए हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के इन राज्यों में। एग्जाम्पल के तौर पर राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है पाली डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे ट्राइबल महिलाओं ने मिलके एक प्रोड्यूसर कंपनी बनाई, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाई, और अब वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा प्राइसेस दिलवा रही है अपने मेंबर्स को कस्टर्ड एप्पल्स के। तो इस प्रकार से अभी तक हमने आर्टिकल में डिस्कस किया कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन देखो बिल्कुल सारी पिक्चर पॉजिटिव नहीं है, कुछ इश्यूज भी इन्वॉल्व हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। जैसे सबसे पहला इशू तो ये है लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। देखो अभी तक तो हमने सब कुछ आइडियल डिस्कस किया कि हाँ फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो किसानों के लिए बार्गेनिंग पावर इंक्रीज कर सकती है, सस्ता फर्टिलाइज़र खरीद के दे सकती है, क्योंकि इकट्ठा बहुत सारा खरीदेंगे तो थोड़ा दाम कम हो जाएगा। लेकिन देखो ट्रेन मैन पावर की कमी होती है इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में। एकदम एक्सपर्ट लोग होने चाहिए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, जो बार्गेनिंग कर सके सरकार के साथ में या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ में। तो ऐसे ट्रेंड मैन पावर की कमी देखने को मिलती है और करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। जो लोग चुने जाते हैं फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर के तौर पर, वो अपनी मनमानी करते हैं और वो कंपनीज के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता कर लेते हैं ताकि उनको तो फ़ायदा हो लेकिन किसानों को इतना ज़्यादा लाभ ना पहुँचे। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के कामकाज में। नेक्स्ट है वीक फाइनेंसिस। देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन किसानों का यानी इन ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर होते हैं उनका बहुत भला कर सकती हैं, उनको सस्ती इंटरेस्ट रेट पर लोन दिलवा के, क्योंकि बैंकों से किसानों को आसानी से लोन मिलता नहीं है, मजबूरी में उन्हें लोकल जो मनी लेंडर्स हैं उनसे लोन लेना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा लोन उन्हें देते हैं, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। लेकिन ये जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, दिक्कत ये है इनके पास भी फंड्स की कमी होती है, बैंक इन्हें भी लोन नहीं देते कोलेटरल के अभाव में, यानी कोई चीज़ गिरवी रखोगे तभी तो लोन मिलेगा ना। तो या तो क्रेडिट हिस्ट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, यानी पास्ट में आपने जो भी लोन लिए बैंकों से वो चुका दिए, या तो क्रेडिट हिस्ट्री ऐसी होनी चाहिए इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर कोई चीज़ ये गिरवी रखें, अदरवाइज इन्हें बैंक भी आसानी से लोन देते नहीं हैं। तो दिक्कत उनको आती है जो नई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अभी अभी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन खोली है तो क्रेडिट हिस्ट्री तो है ही नहीं, नई ऑर्गेनाइजेशन है और गिरवी रखने के लिए कुछ है नहीं, तो इन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को आसानी से क्रेडिट नहीं मिलेगा ताकि वो क्रेडिट अपने मेंबर्स को दे सकें। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। जैसे देखो किसान फसल उगाते हैं, उनके रिस्क को कवर करने के लिए काफ़ी सारी इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, लेकिन फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अगर फेल हो गई तो उसके लिए रिस्क कवर नहीं है। तो यही है लैक ऑफ रिस्क मिटिगेशन मैकेनिज्म। इसके बाद नेक्स्ट है इनएडिक्वेट एक्सेस टू इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन भला तो काफ़ी कर सकती है किसानों का, उन्हें स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करके, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करके, लेकिन ये सारी फैसिलिटीज़ इनके पास भी तो होनी चाहिए ना। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी देखने को मिलती है। जब उनके पास कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी होगी तभी तो वो कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कर सकेंगे ना। तो ये भी इशू है। तो अब बात करते हैं वे फॉरवर्ड की। सबसे पहला पॉइंट वे फॉरवर्ड में दिया जाता है डिवीजन ऑफ वर्क। देखो याद कीजिए एक इशू हमने ये डिस्कस किया था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लैक ऑफ ट्रेन मैन पावर, यानी ऐसे लोगों की कमी होती है जो डील कर सकें बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ।
तो सजेस्ट ये किया जाता है काम डिवाइड कर लो। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो डायरेक्टली फार्मर से एंगेज करें, जबकि अलग से यूनिट इस्टेब्लिश की जाए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट यूनिट। ये देखो FPOSU, ये यूनिट इस्टेब्लिश किया जाए, इनमें ट्रेन लोग हों, इनका काम ही ये हो बड़े बड़े रिटेलर्स के साथ में डील करना, सस्ती दरों पर फर्टिलाइजर्स और दूसरी इनपुट्स किसानों को दिलवाना और ये इंश्योर करना कि किसानों के जो प्रोड्यूस हैं वो डायरेक्ट रिटेलर्स तक पहुंचे, यानी किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम मिले। तो इस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट यूनिट में ट्रेन लोग हों और स्पेशलाइज्ड काम हो इस सपोर्ट यूनिट का। उसके बाद नेक्स्ट है एजुकेशन रिलेटेड टू FPOs। देखो जो हमारे रूरल एरियाज में इंस्टीट्यूशंस या फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको कहा जाए कि आप स्पेशल कोर्स तैयार कीजिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए और इनको प्रमोट करने के लिए, और आप यूथ पे फोकस कीजिए, खास करके महिलाओं पर, ताकि वो ट्रेंड हो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है इनेबल मार्केटिंग। देखो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास जो इनके मेंबर किसान हैं, उनकी फसल की मार्केटिंग करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास मार्केटिंग की क्षमता होगी तो वो उनके मेंबर फार्मर्स की फसलों को उचित दाम पर बेच पाएंगे। तो इसके लिए एक काम ये किया जा सकता है कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को एज ए प्लेस ऑफ ग्रामीण एग्री मार्केट, यानी ग्राम कंसीडर किया जाए। ग्राम मतलब ग्रामीण एग्री मार्केट। और आवश्यकता देखो ये भी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के पास आवश्यक मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो उन्हीं का हो और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ही मैनेज किया जाए। इसके बाद नेक्स्ट है उबर ओला मॉडल। उबर ओला मॉडल में क्या होता है, कैब शेयरिंग होती है। उसी प्रकार से वेरियस जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी आपस में रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं, इससे किसानों को और भी फायदा होगा। इसके बाद लास्ट है नजिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ FPOs। देखो जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला जा सकता है कि आप जो भी फार्मर सेंट्रिक स्कीम्स चला रही हो, किसानों की वेलफेयर के लिए जो भी स्कीम आप चला रही हो ना, वो आप इन FPOs के थ्रू चलाइए, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू इंप्लीमेंट कीजिए, तो बेहतर आउटकम निकलेगी। इससे देखो FPOs जो हैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी और आउटकम अच्छी आएगी। तो ये सारे सजेशंस दिए जाते हैं वे फॉरवर्ड में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फ्यूजिटिव्स से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। फ्यूजिटिव मतलब भगोड़ा। जब देखो कोई पर्सन फॉर एग्जांपल हमारे देश में अपराध करके भाग जाता है किसी दूसरे देश में, जैसे नीरव मोदी, विजय माल्या, ये क्या हैं, ये इन्होंने हमारे देश में अपराध किया और भाग गए UK में, तो ये हैं भगोड़े यानी फ्यूजिटिव्स। इवन देखो मान लीजिए कोई कन्विक्ट है, सजा काट रहा था, 2 हफ्तों की पैरोल मिली, छुट्टी पर आया जेल से, लेकिन भाग गया किसी दूसरे देश में, वो पर्सन भी क्या है, फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा। देखो इंडिया के द्वारा, मतलब इंडिया का तो एग्जाम्पल है, जब इंडिया के द्वारा UK से इनको भारत में लाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि इन भगोड़ों की यानी फ्यूजिटिव्स की एक्स्ट्राडिशन की कोशिश की जा रही है। एक्स्ट्राडिशन। विजय माल्या और नीरव मोदी, ये तो देखो सिर्फ 2 एग्जाम्पल हैं, न जाने कितने अपराधी, कितने आरोपी ऐसे हैं जो भारत में अपराध करके चले जाते हैं दूसरे देशों में, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लगता, केस जो है वो बंद कर दिया जाता है। आमतौर पर देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं ना, वो ज़्यादा सक्षम होती हैं ऐसे अपराधियों को इंडिया में वापस लाने में, क्योंकि जो स्टेट एजेंसीज होती हैं, लोकल लेवल पे जो पुलिस होती हैं, उनका तो आपको पता है उनके ऊपर देखो बहुत बर्डन होता है, लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम संभालना, वो इन्वेस्टिगेशन में इतने ज़्यादा सक्षम नहीं होते। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज का मेन तो काम ही ये होता है ना, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, अपराध को इन्वेस्टिगेट करना और आरोपी को सजा दिलवाना। इस काम में वो उनको महारत हासिल होती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वो भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में है ना, दूसरे देशों की सरकारों से बात करना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज आसानी से बात कर सकती हैं, लेकिन स्टेट पुलिस जो है उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो आमतौर पे जो लोकल पुलिस है ना, उनको जब पता लगता है कि हाँ अपराधी जो है वो दूसरे देश में भाग गया है, वो केस बंद कर देते हैं। लोकल SHO तो खुश हो जाता है कि हाँ चलो भाग गया तो अब केस बंद कर देते हैं, अब हमारे हाथ में नहीं है उनको पकड़ना। कुछ लोकल लेवल पे पुलिस स्टेशन ऐसे होते हैं
अगर आरोपी दूसरे देश में भाग गया है या अपराधी दूसरे देश में भाग गया है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है और उस अपराधी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करवा दिया जाता है। लेकिन देखो, ऐसा बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है कि हमारे देश की वेरियस एजेंसीज है, चाहे लोकल पुलिस हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हों, वो मिल के काम करें उस अपराधी को वापस इंडिया में लाने के लिए जो इंडिया में अपराध करके दूसरे देश में भाग गया है। आपने इनके बारे में सुना होगा, रेड कॉर्नर नोटिस, ब्लू कॉर्नर नोटिस। यहां पर एक बार देख लीजिए, रेड कॉर्नर नोटिस कब जारी किया जाता है? जब देखो किसी पर्सन ने देश में अपराध किया, भाग गया दूसरे देश में, फॉर एग्जांपल इंडिया में अपराध किया, भाग गया यूके में, तो इंडिया उस अपराधी की लोकेशन के बारे में पूछती है यूके की एजेंसी से और कहती है कि आप उस वांटेड पर्सन को गिरफ्तार कर लीजिए ताकि उसको हम उस अपराधी का एक्सट्रेडिशन इंडिया में हो सके। तो इस चीज़ के लिए जारी किया जाता है रेड नोटिस। किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। इंडियन एजेंसीज की रिक्वेस्ट पर इंटरपोल जो है वो रेड नोटिस जारी कर सकती हैं। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस। देखो, जो 194 देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उनकी पुलिस के बीच कोऑपरेशन इस्टाब्लिश करने का काम करती है ये ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल, जिसका पूरा नाम है इंटरनेशनल पुलिस, और इसको इस्टाब्लिश किया गया था 1923 में। इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस में। और कौन से नोटिस इस इंटरपोल के द्वारा जारी किए जा सकते हैं? ब्लू नोटिस, ताकि क्राइम से संबंधित कोई पर्सन है, उस पर्सन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, उस पर्सन की आइडेंटिटी या फिर लोकेशन या फिर एक्टिविटीज से संबंधित इंफॉर्मेशन चाहिए, तब ये ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। येलो नोटिस कब जारी किया जाता है इंटरपोल के द्वारा? जब देखो मिसिंग पर्सन्स, कई बार तो माइनर्स जिनकी एज 18 साल से कम है, ऐसे लोगों को ट्रेस करने के लिए येलो नोटिस जारी किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक नोटिस। अनआइडेंटिफाइड बॉडी, ऐसी बॉडीज जिनकी पहचान नहीं हो सकी, डेड बॉडी की हम बात कर रहे हैं, उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन मांगने के लिए इंटरपोल के द्वारा ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। मेन तो ये नोटिस हैं। अब क्वेश्चन उठता है, ये नोटिस हमने डिस्कस क्यों किए? इसलिए डिस्कस किए, राइटर कहना चाहते हैं कि देखो हमारे देश की एजेंसीज, खास करके पुलिस, कितनी ज़्यादा सीरियस हैं फुजिटिव्स यानी भगोड़ों को वापस इंडिया में लाने के लिए। वो इससे पता लगता है कि इंडिया ने इंटरपोल से कितने रिक्वेस्ट किए, मतलब इंटरपोल ने इंडियन एजेंसीज के रिक्वेस्ट पर कितने नोटिस जारी किए। रेड कॉर्नर नोटिस जो हैं वो इशू किए गए थे 750 बार इंटरपोल के द्वारा, काफ़ी कम है। ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किए गए इंटरपोल के द्वारा इंडियन एजेंसीज की रिक्वेस्ट पर 300 बार, जबकि भगोड़े तो देखो बहुत सारे हैं जो दूसरे देशों में चले जाते हैं इंडिया में अपराध करके। क्या किया जा सकता है? देखो, सबसे पहले तो आप इंडिया में विभिन्न एजेंसीज का जो डेटा है ना वो इंटीग्रेट करो। हमारे देश में कोई भी पुलिस स्टेशन हो जिसके रिकॉर्ड में ये दर्ज है कि अपराधी अपराध करके दूसरे देश में चला गया है, तो वो एक ही जगह पे मिलना चाहिए। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होना चाहिए फ्यूजिटिव्स से संबंधित। इसके लिए देखो सरकार ने एफर्ट्स लगाए भी हैं, जैसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम, इसके बाद नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। विभिन्न एजेंसीज का डेटा जो है वो एक जगह पर इकट्ठा होता है, लेकिन थोड़ा और इंटीग्रेशन की आवश्यकता है। यह किया जा सकता है राइटर के अनुसार, वांटेड पर्सन नोटिस का सिस्टम स्टार्ट किया जा सकता है। जैसे देखो इंटरपोल नोटिस जारी करती है पूरे वर्ल्ड की पुलिस को नोटिस भेज देती है किसी देश की पुलिस की रिक्वेस्ट पर, उसी प्रकार से पहले तो डोमेस्टिकली ऐसा सिस्टम बनाने की आवश्यकता है ताकि इंटरस्टेट जो एक्सट्रेडिशन होता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो एक्सट्रेडिशन होता है वो आसानी से हो सके। यूएसए में देखो ऐसा जो इंटरस्टेट एक्सट्रेडिशन का सिस्टम है अभी फंक्शनल है। इंडिया में भी इसी प्रकार का एक अच्छा सा फंक्शनल इंटरस्टेट एक्सट्रेडिशन सिस्टम इस्टेब्लिश किया जा सकता है। और उसके बाद देखो डेडिकेटेड फ्यूजिटिव ट्रैकिंग यूनिट्स होने चाहिए हर एक लेवल पे, जिनका काम ही ये हो भगोड़ों को ट्रैक करना। नेक्स्ट, बेहतर इंटीग्रेशन होना चाहिए देश की काफ़ी सारी एजेंसीज के बीच, जैसे इमिग्रेशन एजेंसीज, स्टेट पुलिस एजेंसीज, इंटरपोल दिल्ली, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, इन सब के बीच में एक बेहतर कोऑर्डिनेशन होना ही चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो कुछ लूप होल्स हैं, उन लूप होल्स को एड्रेस किया जा सकता है। जैसे अभी इंडिया में जो वांटेड पर्सन्स हैं, उन वांटेड पर्सन्स का डेटा इंडिया
फॉरेन एम्बेसीज के साथ शेयर करें और रेसिप्रोकल बेसिस पे ये होना चाहिए। जैसे फ्रांस में अपराधियों का वांटेड का जो डेटाबेस है वो इंडिया के साथ शेयर हो और इंडिया अपना डेटा फ्रांस के साथ शेयर करें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल और मल्टीलेटरल कन्वेंशन साइन की जा सकती हैं क्रिमिनल मैटर्स से संबंधित, ताकि वास्तव में जब एक्स्ट्राडिशन होना तो डिले ना हो किसी प्रकार का। ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जा सकता है, जैसा हमने पहले भी सजेशन डिस्कस किया, स्टेट लेवल पे फ्यूजिटिव्स यानी भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए एक डेडिकेटेड यूनिट हो और नेशनल लेवल पे एक इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन हो। ये जो इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन होगी, इसका काम होगा दूसरे देशों की एजेंसीज के साथ कोऑपरेट करना इंडिया में फ्यूजिटिव्स को एक्स्ट्राडाइट करने के लिए। और स्टेट लेवल पे जो ये फ्यूजिटिव ट्रैकिंग यूनिट होंगी ये डील करेंगी, किनसे कोऑपरेट करेंगी, ये नेशनल लेवल पे जो इंटीग्रेटेड इंटरनेशनल कोऑपरेशन डिवीजन है इनके साथ। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने दो इश्यूज को डिस्कस किया। पहला इशू हमने डिस्कस किया फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित, और दूसरा इशू हमने डिस्कस किया फ्यूजिटिव्स को ट्रैक करने से संबंधित। हमारी आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।